कहानी की शुरुआत में दिखाया जाता है कि एक घायल व्यक्ति जिसके पैर पे गोली लगी हुई है वो सिगरेट पी रहा होता है। पास में पड़े ड्रम से पेट्रोल बह रहा होता है जिसे वो आग लगा देता है, जिस पर एक बेशक्ल व्यक्ति अपना पेशाब गिराता है और इस आग को फैलने से रोक लेता है। बाद में ये उस घायल आदमी को भी अपनी बंदूक से मार देता है। ये बेशक्ल आदमी अपनी सिगरेट गिरा के पूरे जहाज को ब्लास्ट कर देता है। अगले सीन में दिखाया जाता है वर्बल कैंट को, जो कि पुलिस कस्टडी में होता है, जहाँ ये पुलिस वालों को बताता है कि 6 हफ्ते पहले इसके साथ क्या हुआ था। इसे और 4 और लोगों को पुलिस हथियारों से लैस वैन को हाईजैक करने की क्राइम में अरेस्ट करते हैं। अगले सीन में इन 5 लोगों को पुलिस लाइनअप में खड़ा किया जाता है। इन 5 लोगों का नाम होता है हॉकनी, मैकमैनस, फैंस्टर, डीन कीटन और वर्बल किंड। इन सभी से पूछताछ की जाती है और बाद में इन सबको एक ही सेल में डाल दिया जाता है। सेल में ये लोग बातें करते हैं कि पुलिस ने इन्हें बेवजह गिरफ्तार कर लिया है, जहां पूरी एक रात गुजारने के बाद ये 5 लोग अपनी एक टीम बना लेते हैं। यहाँ दिखाया जाता है कि वर्बल कैंट किसी बीमारी के कारण लंगड़ा कर चलता है। अब कहानी प्रेजेंट टाइम में बताई जाती है, जहाँ कैलिफोर्निया में समुद्र के किनारे काफी लाशें मिली होती है। यहाँ FBI ऑफिसर जैक को दिखाया जाता है। पुलिस यहाँ जैक को बताती है कि यहाँ सिर्फ 2 लोग ही बचे हैं, एक वर्बल कैंट और एक जो पूरी तरह से जल चुका है। अगले सीन में लॉस एंजलिस का पुलिस स्टेशन बताया जाता है। यहाँ ऑफिसर डेव और उनके सीनियर को दिखाया जाता है, जो दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं कि ये मामला धीरे धीरे पॉलिटिकल हो रहा है। जहाँ सीनियर बताते हैं कि वर्बल किंड को 2 घंटे बाद बेल मिलने वाली है। यहाँ ऑफिसर डेव बचे हुए 2 घंटों में वर्बल किंड के साथ पूछताछ करना चाहता है। अगला सीन हॉस्पिटल का दिखाया जाता है, जहाँ ऑफिसर जैक जले हुए आदमी से पूछताछ करने के लिए आते हैं। यहाँ जैक को पता चलता है कि ये व्यक्ति हंगेरियन भाषा में कुछ बताना चाहता है, इसलिए जैक एक हंगेरियन बोलने वाले व्यक्ति और एक स्केच आर्टिस्ट को हॉस्पिटल में बुलाता है। अगले सीन में ऑफिसर डेव वर्बल कैंट से पूछताछ करता है। यहाँ वर्बल कैंट पिछले 6 हफ्तों में इसके और इसके साथियों के साथ हुई घटनाओं को दोहराता है। ये सारी बातें रिकॉर्ड हो रही होती है, जिसे बाहर बैठे ऑफिसर सुन रहे होते हैं। वर्बल किंड ऑफिसर डेव को बताता है कि उस रात डीन कीटन की गर्लफ्रेंड ने उन्हें बेल दिला दी थी। यहाँ मैकमैनस चोरी का एक सॉलिड प्लान बताता है, जिसको पूरा करने के लिए कीटन की भी जरूरत पड़ती है। जहाँ वर्बल किंड को बताता है कि इन सब में न्यूयॉर्क सिटी की टैक्सी सर्विस का भी हाथ है, जहाँ वो बताता है कि साउथ अमेरिका से एक व्यक्ति माल लेके आने वाला है। और यहाँ ये बताता है कि एक रेडफुट नामक व्यक्ति ने ये काम इन सबको सौंपा है। कीटन भी पुलिस वालों से अपना बदला लेना चाहता था, क्योंकि पुलिस वाले भी इन टैक्सी सर्विस के साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि पुलिस वालों ने इन्हें बेवजह अरेस्ट कर लिया था और ये उन सबको सबक सिखाना चाहते थे। अगले सीन में दिखाया जाता है कि ये स्मगलर पुलिस की गाड़ी में बैठ जाता है। बाद में ये लोग स्मगलर का पीछा करते हैं। इस स्मगलर की गाड़ी को चारों तरफ से घेर लिया जाता है। टैक्सी का कांच तोड़ के ये लोग उससे सारा माल छीन लेते हैं। इन चोरों में से मैकमैनस इनकी गाड़ी के ऊपर पेट्रोल डाल के उसे आग लगा देता है। यहाँ से वो चोर रफा दफा हो जाते हैं और ये 2 पुलिस वाले और स्मगलर गाड़ी से बाहर निकलकर अपनी जान बचा लेते हैं। उन चोरों ने जाने से पहले मीडिया वालों को यहाँ बुला लिया होता है, क्योंकि वो इनकी काली करतूतों को दुनिया के सामने लाना चाहते थे। अगले सीन में दिखाया जाता है कि मैकमैनस हॉकनी से कहता है कि वो और फैंस्टर दोनों ही रेडफुट से मिलने के लिए कैलिफोर्निया जाएंगे, जिस पर हॉकनी कहता है कि हम सभी लोग जाएंगे रेडफुट से मिलने के लिए, और इसी बात पर इन दोनों में बहस छिड़ जाती है। डीन कीटन इन दोनों को शांत करता है और कहता है कि सभी लोग रेडफुट से मिलने के लिए जाएंगे। बाद में ये सभी लोग शांत हो जाते हैं और इस चोरी का जश्न मनाते हैं। कैलिफोर्निया जाने से पहले डीन कीटन अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए जाता है, लेकिन वहाँ वो उसे दूर से देखकर वापस चला आता है। सीन दोबारा से प्रेजेंट टाइम में आता है, जहाँ ऑफिसर डेव किंट से कहता है कि डीन कीटन एक लड़की के लिए बदलने वाला नहीं है। ऑफिसर डेव ये भी बताता है कि पिछले 3 सालों से वो डीन कीटन का केस संभाल रहा है और उसे पता है कि इन सब के पीछे उसी का हाथ है और वो अभी भी जिंदा है। अगले सीन में ऑफिसर जैक को दिखाया जाता है, जो हॉस्पिटल में उस जले हुए आदमी की पूछताछ करने में लगा हुआ होता है, और वो एक हंगेरियन बोलने वाले व्यक्ति को भी वहां बुला लेता है। पूछताछ में पता चलता है कि ये लोग कुछ ड्रग्स के साथ साथ आदमियों की भी डीलिंग करने के लिए आए थे। यहाँ ये जला हुआ व्यक्ति बताता है कि उसकी जान को खतरा है। इसने उस आदमी को शैतान की तरह बताया है, जो काफी खतरनाक है, और उसका नाम काइजर सूजे है। यहाँ एक स्केच आर्टिस्ट को बुलाया जाता है, जो काइजर सूजे का स्केच बनाने में लग जाती है। सीन दोबारा से पुलिस स्टेशन का बताया जाता है, जहाँ ऑफिसर डेव किंड को कहता है कि उसे साफ साफ तरीके से बताओ। तभी वर्बल किंड रेडफुट के साथ हुई डीलिंग के बारे में बताता है। यहाँ दिखाया जाता है कि रेडफुट माल का बैग लेकर इन्हें पैसे दे देता है और उन्हें एक और काम करने के लिए कहता है। ये काम होता है एक ज्वेलर को लूटने का, जिससे माल बरामद करके उसे रेडफुट को सौंपना होगा
और बचे हुए जितने भी पैसे होंगे वो ये लोग आपस में बांट लेंगे। अगला सीन एक होटल के बेसमेंट का दिखाया जाता है जहाँ ये पांचों चोर ज्वेलर के लिए जाल बिछा के बैठे होते हैं। यहाँ इनके बीच गोलीबारी होती है और बॉडीगार्ड्स और ज्वेलर को मार के ये ब्रीफ केस को चुरा लेते हैं। ब्रीफ केस खोलने में पता चलता है कि इसमें सिर्फ ड्रग्स होता है, पैसों का तो यहाँ कोई नामो निशान भी नहीं है। दोबारा से वो जगह बताई जाती है जहाँ ये रेडफुड से मिलते हैं। इस बार ये काफी ज्यादा गुस्से में होता है। रेडफुड भी यहाँ पहुंच जाता है। उसे बताया जाता है कि हमें पैसों की जगह वहाँ ड्रग्स मिले। रेडफुड बताता है कि उसे भी ये काम किसी लॉयर ने सौंपा है। जवाब में ये लोग कहते हैं कि उन्हें लॉयर से मिलना है। रेडफुड कहता है कि ये अजीब बात है क्योंकि लॉयर ने भी इनसे मिलने के लिए कहा था। उसके बाद रेडफुड यहाँ से निकल जाता है। सीन दोबारा से प्रेजेंट टाइम में आता है। जो ऑफिसर वर्बल से पूछता है कि उस लॉयर का नाम क्या था। किंट बताता है कि उसका नाम कोबायाशी था जिसने रेडफुड को भेजा था। तभी दिखाया जाता है कि डेव से मिलने के लिए ऑफिसर जैक आया हुआ था। जैक बताता है कि जिस जहाज में ब्लास्ट हुआ वहां किसी भी तरह की ड्रग्स की डीलिंग नहीं होने वाली थी। साथ ही काइजर सूजे के बारे में बताता है कि उसका उस ब्लास्ट से कुछ न कुछ तो लेना देना है। ऑफिसर डेव जाके वर्बल से पूछता है कि ये काइजर सूजे कौन है। फिर सीन दोबारा से फ्लैशबैक में जाता है जहाँ दिखाया जाता है कि पांचों लोग किसी का इंतजार कर रहे होते हैं। यहाँ एक शख्स को बताया जाता है जो इन सभी को इनके नाम से पुकारता है और अपना नाम कोबायाशी बताता है। ये बताता है कि ये काइजर सूजे के लिए काम करता है। साथ ही बताता है कि काइजर सूजे ने इन पांचों लोगों के लिए एक आखिरी काम भेजा है और ये काम पूरा करने पर उन्हें $91 मिलियन मिलने वाले थे। यहाँ ये लोग कहते हैं कि हम ये काम नहीं करने वाले, जिस पर कोबायाशी इन सभी द्वारा किए गए इलीगल कामों के बारे में बताता है। कोबायाशी इन्हें एक ब्रीफकेस देता है जिसको खोलने में पता चलता है कि इन सभी के नाम की अलग अलग फाइल्स होती है उसमें, और इन फाइल्स के अंदर इन लोगों के लीगल और इलीगल दोनों कामों की जानकारी होती है, जिसे देखने के बाद इन सभी के चेहरों में बदलाव देखने को मिलता है। अगला सीन दोबारा से प्रेजेंट डे का होता है जहां वर्बल केंट काइजर सूजे के बारे में बताता है। काइजर सूजे छोटी उम्र से ड्रग्स बेचना शुरू करता है। हंगेरियंस को काइजर सूजे से प्रॉब्लम होती है। वो बताता है कि जब हंगेरियंस काइजर सूजे की फैमिली को बंदी बना लेते हैं और जब काइजर सूजे अपने घर पहुंचता है तो वो सबसे पहले अपनी फैमिली को मार देता है और बाद में उन लोगों को, ताकि उसे कोई ब्लैकमेल न कर सके। यहाँ वर्बल बताता है कि फेंस्टर ने ये काम करने से मना कर दिया था तो उसे मार दिया जाता है। वो सभी लोग उसकी लाश को देख के घबरा जाते हैं और बाद में उसकी लाश को वहीं काट दिया जाता है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि इन चारों लोगों ने कोबायाशी को मारने के लिए एक प्लान बनाया होता है। मैकमैनस कोबायाशी के साथ आए दो लोगों को मार देता है और बाद में कोबायाशी को अपने साथ लेके जाता है। ये लोग कोबायाशी को मारने वाले होते हैं कि तभी कोबायाशी बताता है कीटन की गर्लफ्रेंड भी इसी होटल में मौजूद है। कीटन को कोबायाशी की बातों पर यकीन नहीं होता है, लेकिन कोबायाशी कहता है कि मैं तुम्हें वहां लेके जा सकता हूँ। यहाँ दिखाया जाता है कि कोबायाशी सच कह रहा था, कीटन की गर्लफ्रेंड वहीं मौजूद थी। कोबायाशी यहाँ इन लोगों को धमकी देता है कि अगर किसी ने भी यहाँ चालाकी करी तो वो कीटन की गर्लफ्रेंड का बलात्कार करवा देगा और बाकी लोगों के फैमिली मेंबर्स को भी मरवा देगा और अब इन्हें ये काम करना ही होगा। अब वो रात आ चुकी थी जहाँ इन्हें $91 मिलियन की चोरी करनी थी। हॉकनी और मैग्नस दोनों ही अपनी पोजीशंस ले लेते हैं। डीन कीटन वर्बल को कहता है कि तुम यही रहोगे और अगर हम में से कोई भी बाहर नहीं आता है तो तुम पैसे लेके यहाँ से निकल जाओगे। डीन कीटन धीरे धीरे उन हंगेरियन लोगों की तरफ बढ़ता है। यहाँ एक बॉम्ब भी लगा दिया जाता है जो कुछ ही टाइम में फटने वाला होता है और यहाँ एक बड़ा सा धमाका होता है। इस धमाके की आड़ में डीन कीटन और मैग्नस उन लोगों को मारना शुरू कर देते हैं। हॉकनी जब उस गाड़ी की तरफ जाता है जिसमें माल रखा होता है तो उसे भी पीछे से कोई गोली मार देता है। यहाँ दिखाया जाता है कि एक व्यक्ति को जहाज के एक कमरे में बंदी बनाया गया है। यहाँ डीन कीटन मैग्नस को बताता है कि यहाँ कोई ड्रग्स नहीं है। वहाँ उसने पूरा जहाज चेक कर लिया और उसे कोई भी ड्रग्स नहीं मिलती है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि जिस आदमी को बंद किया गया था जहाज के अंदर उसे भी मार दिया जाता है। साथ ही दिखाया जाता है कि मैग्नस को भी किसी ने चाकू से मार दिया है। साथ ही दिखाया जाता है कि एक बेशक्ल आदमी ने डीन कीटन के पैर में भी गोली मार दी है। ये वही सीन होता है जो कि मूवी की शुरुआत में दिखाया जाता है। वो बेशक्ल आदमी ही काइजर सूजे होता है जो डीन कीटन को मार के उस जहाज में ब्लास्ट कर देता है। कहानी दोबारा से प्रेजेंट टाइम में आती है। ऑफिसर डेव वर्बल केंट को बताता है कि इन सब के पीछे डीन कीटन का ही हाथ है। डीन कीटन पहले पुलिस में था और उसने कई हत्याएं करी थी जिनको छुपाने के लिए उसने कई लोगों का साथ दिया। उसे 5 साल की जेल भी हो गई थी जहां उसने 3 और लोगों को मार दिया। हालांकि ऑफिसर डेव उसके बारे में कुछ भी पता नहीं लगा पाया। बाद में डीन ने अपनी मौत का नाटक किया और उन सभी चार्जेस से वो बच गया और शायद वो अभी भी ऐसा ही कर रहा है और साथ ही बताता है कि डीन कीटन ही काइजर सूजे है। ये सब सुन के किंट अंदर से टूट जाता है। डीन कीटन ने इन चारों लोगों का इस्तेमाल किया ताकि वो इस एक जने को मार सके जो कि काइजर सूजे के बारे में सब कुछ जानता था। किंट यहाँ बताता है कि डीन ने ही हीरे चोरी करने का प्लान बनाया था और साथ ही बताता है कि ना ही उसने डीन को मरते हुए देखा। वो बताता है कि उसने सिर्फ गोली चलने की आवाज सुनी। ऑफिसर डेव किंट को सरकारी गवाह बनने के लिए कहता है। यहाँ किंट इनकार कर देता है क्योंकि वो अपने दोस्त को धोखा नहीं देना चाहता था। साथ ही उसके बेल के भी 2 घंटे यहाँ पूरे हो जाते हैं और वो अपना सामान लेके यहाँ से निकल जाता है। यहाँ दिखाया जाता है कि ऑफिसर डेव जब कॉफी पी रहा होता है तो उसकी नजर सामने वॉल पे जाती है
जिस पर न्यूज़पेपर के कटआउट लगे होते हैं। जब इन कटआउट्स को वो ध्यान से देखता है तो उसके हाथ से कॉफी का मग भी गिर जाता है, क्योंकि इन कटआउट्स में वो सारे नाम होते हैं जो वर्बल किंट ने अपनी पूछताछ के दौरान बताए होते हैं, जैसे कि रेडफुट, कोबायासी। ये सारे नाम उसने दीवार से पढ़े और उसकी एक कहानी बना दी। ऑफिसर डेव तुरंत ही वर्बल किंट के पीछे जाता है, जहाँ कहानी का सबसे बड़ा मोड़ आता है कि वर्बल किंट धीरे धीरे लंगड़ाना बंद कर देता है और अपनी सीधी चाल में आ जाता है। हॉस्पिटल से उसका स्केच भी आ जाता है जो कि ये कंफर्म कर देता है कि वर्बल किंट एक काइजर सूजे है। यहाँ दिखाया जाता है कि वर्बल किंट एक गाड़ी में बैठ जाता है जिसे कोबायाशी चला रहा होता है और वो यहाँ से निकल जाता है। यहाँ ऑफिसर डेव को दिखाया जाता है जिसे मालूम पड़ चुका होता है कि वर्बल किंट एक काइजर सूजे है और अब तक उसने जो भी बताया वो एक झूठी कहानी थी ताकि वो अपने आप को बचा सके। और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है।